नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज आपके समक्ष द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जापान के संविधान की चर्चा करते हुए जापान के जो सम्राट है उसके संदर्भ में कुछ अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, जो जापान की जनसंख्या है उनको इस बात पर बहुत गर्व है कि उनका राजवंश विश्व में सबसे अधिक पुराना है। वर्तमान राजवंश 2600 से अधिक वर्षों से वहाँ राज्य करता आ रहा है। जापानियों की मान्यता है कि उनका सम्राट सूर्य की संतान है और वे उसका सदैव ईश्वर की भांति ही सम्मान करते हैं। अर्थात जो जनता है वो अपने सम्राट की जो सम्मान है या उनके प्रति जो आदर है वो ईश्वर के समान करते हैं। संविधान लागू होने से पूर्व अर्थात 1947 से पूर्व सम्राट ही राज्य का सर्वेसर्वा होता था। जो वर्तमान में सम्राट की शक्तियां पूर्णतया नियंत्रित हैं। इसकी स्थिति ब्रिटेन के सम्राट की तुलना में भी कमज़ोर है। जापान के सम्राट के पास शक्तियां या अधिकार नहीं हैं, वरन शासन में उसके कुछ दायित्व हैं तथा आम नागरिक की तुलना में भी उसका जमीन खरीदने या बेचने संबंधी प्रतिबंध है। सम्राट का काम सिर्फ शासकीय जो कार्य हैं उनको प्रमाणित करने का है। जापान के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में लिखा है कि सम्राट राज्य तथा जनता की एकता का प्रतीक होगा और अपनी स्थिति उन लोगों से ग्रहण करेगा जिनके हाथों में प्रभुसत्ता निहित है। विद्यार्थियों, जब हम सम्राट के कार्य और अधिकार की बात करें तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि जापान का सम्राट एक संवैधानिक प्रधान मात्र है। फिर भी सम्राट को कुछ कार्य करने होते हैं। संविधान के प्रथम अध्याय के अनुच्छेद 6 व 7 में सम्राट के जो कार्य उल्लिखित किए हुए हैं, जब हम उन पर नज़र डालते हैं तो हमको यह दिखाई पड़ता है कि उसके कुछ विशिष्ट कार्य हैं जिनको कि हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहला है नियुक्ति संबंधी कार्य। जापान का सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुसार सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, किंतु यह औपचारिकता मात्र है, क्योंकि इसमें वह अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता, वरन डायट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है। दूसरा, वह मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सम्राट कैबिनेट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश पद पर भी नियुक्त करता है। तो इस प्रकार इसमें भी वह अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करता। तो यह है नियुक्ति संबंधी कार्य। दूसरा आता है प्रमाणित करने संबंधी कार्य। तो सम्राट राज्य के मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति व उनको पद से हटाना आदि को विधि के अनुसार प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त राजदूतों और मंत्रियों के परिचय पत्रों एवं शक्तियों को भी प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त कूटनीतिक दस्तावेजों को प्रमाणित करता है। सामान्य क्षमा, सर्व क्षमा या अपराधियों के दंड में परिवर्तन को भी प्रमाणित करता है। तो यह सम्राट की प्रमाणित करने वाली शक्तियाँ हैं। अगला आता है इसके कुछ विधायी कार्य, अर्थात विधायन से संबंधित जो कृत्य करता है उनके अंदर डायट के अधिवेशन आमंत्रित करता है। जो सम्राट है वो डायट अर्थात
जापान की व्यवस्थापिका उसके जो अधिवेशन है उनको आमंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा को विघटित करता है, यह डायट का अंग है। इसके अतिरिक्त डायट सदस्यों के सामान्य निर्वाचन की घोषणा करता है, संवैधानिक संशोधनों, विधियों, कैबिनेट के आदेशों और संधियों की घोषणा करता है। इसके अलावा जो मुख्य कार्य आता है उसमें आता है उपाधि, समारोह और स्वागत संबंधी कार्य। तो जापान का सम्राट कुछ यह से विशिष्ट कार्य भी करता है जिसमें वह उपाधियां और सम्मान वितरित करता है। इसके अलावा विदेशी राजदूतों, मंत्रियों और राज्याध्यक्षों का स्वागत करता है। अन्य समारोह संबंधी औपचारिक कार्य भी करता है। इस प्रकार सम्राट औपचारिक प्रधान मात्र है और इसकी जो स्थिति है वह स्वर्णिम शून्य के समान है। स्वर्ण से रजित लगता है लेकिन स्थिति उसकी शून्य की जैसी है। जब हम जापान के सम्राट की वास्तविक स्थिति को देखते हैं तो हमको प्रतीत होता है कि वास्तव में वह स्वर्णिम शून्य के आधार पर है कि जापान का सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं करता। जापान का संविधान शासन व्यवस्था के प्रसंग में सम्राट को कोई अधिकार या शक्तियां प्रदान नहीं करता। जापान के संविधान में केवल उसकी एक प्रतीकात्मक भूमिका है, वह राज्य